A very final Jai Hind to each and everybody here watching this particular session. फाइनल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो सेशन है ना, ये एनडीए 2 2024 के हमारी तरफ से आखिरी सेशन होने वाला है। मतलब कि जीएडी की यदि मैं बात करूँ तो यदि अपन प्रैक्टिस को साइड में रखें, क्योंकि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज तो मैं लेकर आऊँगा, मगर उसके पहले जो ये वाला डेटा है, जो कंटेक्स्ट के मतलब जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर यहाँ पर आकर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यार मेरे को बहुत अच्छे से पता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। भैया जल्दी जल्दी खत्म करवा दो, ठीक है? क्योंकि अभी ना मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर मेरा भी सेशन देख रहे होंगे ना इंडियन ज्योग्राफी का, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसको रिवाइज करने आ रहे होंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज़ द वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट, जिसको आप छोड़कर नहीं जा सकते हो ना, वो ये वाला सेशन है। तो ये सिर्फ सेकंड सेशन नहीं है इंडियन ज्योग्राफी का, ये लास्ट सेशन इंडियन ज्योग्राफी का। यहां पर जो सबसे क्रूशियल टॉपिक्स है, जैसे कि ड्रेनेज हुआ, कोल हुआ, पोर्ट हुआ, रोडवे, रेलवे, एयरवे, सॉइल, जितने भी प्रोमिनेंट रिवर, सारी चीजें यहां पर मैं कंप्लीट करा रहा हूंगा। और बिल्कुल आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा बढ़िया तरीके से, एकदम एनर्जेटिक मैनर में जल्दी जल्दी सारी चीजें आपको बता दूं, ठीक है? तो यहां पर अपन स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज, रिवर्स और इनकी ट्रिब्यूटरीज के साथ। मेरे को पता है यार स्टार्टिंग में सारी चीजें कठिन लगती हैं, आई नो इट वेरी वेल, मगर धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट गिविंग योर हार्ट एंड सोल टू दैट टॉपिक, चीजें बहुत आसान लगने लगती हैं। बिल्कुल। सो एज यूजुअल दिस इज योर कपिल भैया। आई रियली वेलकम यू ऑल फॉर रोर एनडीए फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, जिसमें हम लोग ड्रेनेज, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ये ड्रेनेज पैटर्न वगैरह देखो, जब रिवर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है उसको चैनल बोलते हैं। अब यही पानी का फ्लो जब वेल डिफाइंड चैनल से फ्लो करने लगता है ना, इसको हम लोग ड्रेनेज बोलते हैं। और इन्हीं चैनल का जो बहुत सारा नेटवर्क बन जाता है, बहुत सारी चैनल्स का नेटवर्क बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है? अब यहां पर ये पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो चीजें एज सच उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में बात नहीं करेंगे। जस्ट कमिंग टू दी टॉपिक, ड्रेनेज सिस्टम ओरिजिन के बेसिस पर दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। मतलब कि यदि आप बात करोगे कि रिवर्स कहां से निकलती हैं, तो यहां पर कहां से निकलती हैं उसके बेसिस पर दो तरीके से इनको डिवाइड कर रखा है। पहला है द हिमालयन रिवर्स एंड सेकेंडली द पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालय से निकलने वाली रिवर्स हिमालयन रिवर, और पेनिनसुलर प्लेटू से निकलने वाली रिवर्स, दीज आर द पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है? तो दो प्रकार की रिवर्स के बारे में आपको पढ़ना है। बढ़िया ही फैसिनेटिंग सेशन होने वाला है, ठीक है? एकदम मजे के साथ पढ़ना। यदि आपने ये चीजें पहले पढ़ रखी हैं तब भी अपना फोकस एकदम इधर रखना, ठीक है? कहीं पर भी लगे कि कोई इंफॉर्मेशन दोबारा बताई जा रही है ना, और तुमको बहुत ही अच्छे से पता है, जस्ट स्किप कर देना, आगे बढ़ना और फिर आगे वाला टॉपिक देखना, ठीक है? अब यहां पर देखो हिमालयन रिवर्स, तो यहां पर तीन टॉपिक आते हैं हिमालयन, तीन इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर कौन कौन सी है? एक है इंडस रिवर, दूसरी गंगा रिवर और तीसरे ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये तीन रिवर ऐसी हैं, दे आर पेरेनियल रिवर्स, मतलब सालों साल बहती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सीजनल है ना, दे आर नॉट टेम्पररी, दे आर परमानेंट रिवर्स, ठीक है? परमानेंट रिवर्स, ये वेरिएबल रिवर्स नहीं है, ये सीजनल रिवर्स नहीं है, ये ऑल द टाइम कांस्टेंट परमानेंट रिवर्स है, इसलिए इनको पेरेनियल रिवर्स कहा जाता है। अब टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग विद द इंडस रिवर, सभी को पता होना चाहिए। यहां पर यदि आप ये डायग्राम के ऊपर देखोगे तो मैं यहां पर ब्लैक कलर से आपको डिजाइन करूंगा, ये है इंडस रिवर। बस देखो, घबराना मत, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहां से इंडस रिवर निकली है ना, यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, और यहां से निकल के यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, और ये ऐसी हो गई। अब भैया यहां पर देखने को ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक कंट्री, ये यहां पर दूसरी कंट्री, और यहां पर तीसरी कंट्री, ठीक है? ये चाइना, ये इंडिया, और यहां पाकिस्तान, दोनों मुसीबत के बीच में अपन लोग फंसे हुए हैं, ठीक है? तो अब यहां पर देखोगे सेकंड वाली कौन सी, मैं यहां पर ऑरेंज कलर से बता रहा हूं, ये गंगा यहां से निकली हुई है, निकली और यहां पर बे ऑफ बंगाल में जाकर चली गई, ठीक है? अब यहां पर ब्लू कलर से आप ब्रह्मपुत्र देखना, ठीक है? रॉयल ब्लू कलर देखो, ये यहां से ब्रह्मपुत्र निकली, ये यहां से निकली और यहां पर ब्रह्मपुत्र चली गई। तो यहां पर इतनी बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर कैसा क्या हो रहा है। तो भैया कहीं ना कहीं हमको ऐसा देखने को मिल रहा है कि ब्रह्मपुत्र कहां से निकल रही है, इधर असम से निकल रही है, ठीक है? और यहां पर जो पर्टिकुलर ये है, यहां पर हो सकता है ये गंगा वेस्ट बंगाल में जाए, वेस्ट बंगाल में, और यहां तो क्लियरली दिख रहा है ये मुसीबत एक पाकिस्तान और एक चाइना यहां से निकल रही है। तो बेसिकली आपको पता चल गया इंडस और ब्रह्मपुत्र और गंगा तीनों का जो कॉमन पाथ है वो आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये है भाई अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है? अब सुनो, इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर जैसे ये इंदु है तो इसको क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज सिंधु नदी। और ये कहां से निकलती है? इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम अ ग्लेशियर नियर बुकारचू लेक। बुकारचू लेक मतलब देखो बुकारचू ग्लेशियर है, सॉरी ये बुकारचू ग्लेशियर है, और ये मानसरोवर लेक है। मानसरोवर लेक बुकारचू ग्लेशियर के पास जो है वहां से निकलती है, और ये कैलाश रेंज के पास है, ठीक है? तिब्बत में कैलाश रेंज, मतलब तिब्बत से निकलती वो चाइना वाला पार्ट है, तो इसको वहां पर सिंगी खंबन कहा जाता है। और आखिरी में जाके कहां पर फॉल होती है? अरेबियन सी, कराची के पास। तो अब सुनो, अब ये कहां, पहले तो इंडिया में एंटर करेगी, पहले चाइना, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। जब इंडिया में एंटर करेगी तो इसको कहा जाता है डामचोक, डामचोक के पास ये इंडिया में एंटर करेगी। पाकिस्तान में कहां पर एंटर करती है? चिलास के पास, जो कि दर्दिस्तान रीजन में, चिलस के पास दर्दिस्तान रीजन में एंटर करती है।
ठीक है। अब यहां पर ये जब आप बात करोगे, पाकिस्तान में एक जगह है जहां पर 5 नदियां मिलकर इसको पानी पहुंचाती हैं और वहां पर ये बनाती है पंचनद, मतलब 5 नदियां आकर मिलती है कहां पर, मिठानकोट में आकर मिलती हैं। अब जैसे ही ये कहां पर जो दर्दिस्तान रीजन में जाती है ना, एक हेयर पिन बेंड बनाती है नांगा पर्वत के साथ, ठीक है, एक डीप गॉर्ज के फॉर्म में। तो ये तुम्हारे को समझ में आ गया होगा बेसिकली इंडस रिवर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक है सिर्फ इंडस रिवर के बारे में, ठीक है। तो कहां से निकल रही थी सर, ये निकल रही थी चाइना, देन इंडिया, देन पाकिस्तान। चाइना में कहां से निकली, कैलाश रेंज के बाद इंडिया में एंटर करी डेमचोक के पास, और डेमचोक के बाद फिर पाकिस्तान में कहां पर एंटर करी, चिलाज, जो कि दर्दिस्तान रीजन में है, और पंचनद के पास इसने अपनी 5 नदियों का पानी यहां पर मिलाया। कहां पर है वो चीज पर्टिकुलर मिठानकोट के पास है। इतनी चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ो। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती हैं 5, कौन कौन सी, एक है भाई झेलम, पहला है झेलम, ठीक है, पहला है झेलम, ठीक है, फिर है चेनाब, फिर है राबी, फिर है ब्यास, और फिर है सतलज। तो कैसे याद करना है भाई, देखो पहले तो झेलम और चेनाब, राबी तीसरे पे, ब्यास और सतलज को एक साथ याद करना है। तो सीक्वेंस से याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज। तो यहां पर देखो झेलम है। अब ये जो झेलम है, ये झेलम नदी कहां से निकलती, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम शेषनाग लेक। इसकी ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। पहले यहां पर देखो, ये जो झेलम नदी है ये शेषनाग लेक से निकलती नियर वेरीनाग, ठीक है, इन साउथ ईस्टर्न कश्मीर से निकलती है। अब ये क्या है, यहां पर ये जो झेलम है ना, ये 2 प्रोमिनेंट लेक है जिनको फीड करती है। पहला है डाल लेक और दूसरा है वूलर लेक। एक है डाल लेक, है ना, और दूसरा है वूलर लेक। ये पूछा हुआ है, याद रखना। सॉरी। अब सुनो, ये जो झेलम है, झेलम के बाद चेनाब आता है ना, ये झेलम जो नदी है ना, ये काय को ज्वाइन करती है चेनाब को झांग के पास, और इसको हाइडेस्पीस भी कहा जाता है ना, हाइडेस्पीस कहा जाता है। अब सेकेंडली झेलम जिसको ज्वाइन कर रही थी चेनाब, ये चेनाब पता कैसे निकल भाई, ये चेनाब ऐसी है कि पहले तो ये चेनाब 2 नदियों से मिलकर बनेगी, ठीक है, एक है चंद्रा, एक है भागा, सी और बी से मिलकर बनती है, और ये आखिरी में जाकर ये ऐसी है कि इसमें आकर, ठीक है, इसमें आकर एक दूसरी नदी आकर और मिल जाती है, ठीक है, और आकर मिल जाती है। तो अब मेरी बात खुद सुनो, 2 नदी से मिलकर ये बन रही है और आकर एक और में ज्वाइन हो जा रही है, तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कहेंगे इसको इंडस की, ठीक है। तो यहां पर चंद्रा और भागा रिवर से मिलकर बनती है, और ये चेनाब कहां से निकलती है, हिमाचल से, चेनाब हिमाचल से निकलती है। राबी की बात करोगे, राबी नदी निकलती है दौलाधर रेंज से, ठीक है, नियर रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश, मैंने बताया था ना, हिमाचल प्रदेश में दौलाधर रेंज है, पीर पंजाल रेंज जम्मू एंड कश्मीर में है। यहां पर जो दौलाधर रेंज है हिमाचल प्रदेश के पास, इसी के रोहतंग पास है ना, वहां से राबी निकलती। तो चेनाब भी हिमाचल प्रदेश से, राबी भी हिमाचल प्रदेश से, मगर राबी जो निकलती है वो दौलाधर रेंज के पास से। और राबी क्या है, ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, मतलब राबी जाकर काय में ज्वाइन करती है, चेनाब में। समझ में आया, ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। तो अब हमने झेलम देख लिया, चेनाब देख लिया, राबी। अब देखते हैं ब्यास और सतलज। ब्यास निकलती ब्यास कुंड से। अब मैंने क्या बोला था, इनको एक साथ क्यों याद करना है, क्योंकि भाई ये ब्यास जिस तरीके से जो झेलम चेनाब में जाकर ज्वाइन कर रही थी ना, ठीक उसी प्रकार से ब्यास सतलज में जाकर ज्वाइन करती है। कहां पर, हरिके के पास। इंडिया का सबसे बड़ा कैनाल, दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल, ये कहां से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास और सतलज। जहां पर मतलब कि देखो, ब्यास और सतलज जहां पर मिलती है ना, ठीक वहीं से इंडिया का सबसे बड़ा कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, यहां से निकलता है। कौन सी रिवर, ब्यास। अब मेरी बात सुनो, सतलज। अब ये जो सतलज है ओरिजिनेटेड फ्रॉम राकाश लेक नियर मानसरोवर लेक, ठीक है। ये कहां से निकलता है, सतलज रिवर कहां से निकलती है, राकाश। अब देखो, मानसरोवर लेक से क्या निकल रही थी, मानसरोवर लेक से सर ये वाली निकल रही थी इंडस, ये इंडस निकल रही थी ना, और ठीक यहीं पर देखो ये यहां पर आपकी सतलज निकल रही है। तो सतलज की बात करोगे, ये राकाश लेक से निकलेगी, यहां पर मानसरोवर लेक के पास है। भाखरा नंगाल डैम, जिसको सबसे बड़ा लार्जेस्ट मल्टीपर्पज डैम कहा जाता है, ये कहां पर, कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, सतलज रिवर। और ये जास्कर भी है, कह सकते हो, क्योंकि ग्रेट हिमालय और ऐसे निकलती है और इंडस को ज्वाइन करती है। बस इतना, बाकी मेन 5 है। अब इनको याद कैसे करें, ये याद करो, इन जून कार रन बिट स्लो, इन मतलब कि इंडस, है ना, इंडस। ये इंडस हो गया। अब सुनो, इंडस के बाद एक एक करके ट्रिब्यूटरी देखो। पहला है झेलम, ठीक है, झेलम के बाद आएगा चेनाब, चेनाब के बाद आएगा राबी, है ना, राबी के बाद आएगा ब्यास, और ब्यास के बाद क्या आएगा, सतलज। ब्यास के बाद क्या आएगा, सतलज। इतना याद रखना, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज, ठीक है। अब यहां पर उसकी ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी, 5 लेफ्ट बैंक। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी, मतलब जो लेफ्ट साइड जा रही है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो राइट साइड जा रही है वो राइट बैंक। राइट बैंक में प्रोमिनेंट 3 याद करो, शोक, न्यूब्रा, गिलगिट। शोक जो है ये रीमो ग्लेशियर से निकलती है। न्यूब्रा की बात करोगे तो जो शोक ऊपर पड़ी उसकी ट्रिब्यूटरी है, और गिलगिट की बात करोगे तो ये पाकिस्तान साइड में फ्लो करती है, जिसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, शोक, न्यूब्रा, गिलगिट। यू हैव गॉट
द बंच ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस रिवर एंड दिस इज द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दैट यू शुड नो बिफोर गिविंग योर एनडीए एग्जाम। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए इतनी। अब सेकेंडली अपन काय के बारे में बात करेंगे, गंगा रिवर सिस्टम। अब मेरी बात सुनो, एक रिवर है भाई ये अलकनंदा, ठीक है, एक है अलकनंदा। अब ये जो अलकनंदा रिवर है ना, ये आ रही है कहाँ से, सतोपंत, ये आ रही है सतोपंत से, ठीक है सर, सतोपंत से आ रही है। और दूसरी रिवर है भागीरथ, ठीक है, दूसरी रिवर है भागीरथी। कैसे याद करोगे, देखो यहां पर ए फॉर अलकनंदा और बी फॉर भागीरथी, ठीक है। एक भागीरथी निकल रही है कहां से, गंगोत्री से, ये निकल रही है गंगोत्री से। तो भागीरथी गंगोत्री से निकल रही है, अलकनंदा सतोपंत से निकल रही है, दोनों मिलकर ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं देवप्रयाग, ठीक है, ये बनाते हैं देवप्रयाग। अब यहां पर जो देवप्रयाग बनाना, यहीं से निकलती गंगा, बस। तो भैया ए और बी मतलब अलकनंदा और भागीरथी मिले, जी बनाया, मतलब अलकनंदा भागीरथी के कॉन्फ्लुएंस के कारण एक प्रयाग बना जिसको देव प्रयाग कहा जाता है, और वहीं से गंगा का ओरिजिन होता है। अब अलकनंदा निकलेगी सतोपंत ग्लेशियर से और भागीरथी निकलेगी गंगोत्री से, भागीरथी गंगोत्री से और अलकनंदा निकलती सतोपंत ग्लेशियर से। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब यहां पर तुमने बोला ना ये अलकनंदा, यहां पर तुम देखो ये पिंक, ये वाली येलो कलर की अलकनंदा आपको दिख रही है, हाँ जी। अब ये जो येलो कलर की अलकनंदा है ना, इसमें अलग अलग रिवर आकर मिलेंगी, 1 2 3 4 और रिवर आकर, और ये अलग अलग प्रयाग बनाएगी। क्या इनको याद करना इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं याद करवाता हूं कैसे। यहां पर यदि आप अलकनंदा रिवर को देखोगे तो अलकनंदा रिवर में पहले आकर क्या, धौली गंगा मिली, यहां पर धौली मिली, ठीक है। तो यहां पर आप देखो पहले क्या मिली, धौली। ये जो धौली आकर मिली ना, तो ऐसे याद करो, ठीक है। आफ्टर टेकिंग अ बाथ यू गो फॉर द वर्शिप ऑफ विष्णु भगवान, मतलब नहा धोकर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो नहा धोकर दैट मीन्स धौली गंगा, तो यहां पर विष्णु प्रयाग याद रखना, और ये है ना विष्णु प्रयाग। अब यहां पर नंदाकिनी से आपको क्लियरली याद आ जाएगा नंद प्रयाग, ठीक है। अब यहां पर यदि मैं बोलूं 5 पांडव थे, ठीक है, 5 पांडव थे, उसमें कर्ण नहीं थे, ठीक है, मगर कर्ण और पांडव आप उससे याद कर सकते हो, ठीक है। तो पांडव से पिंडर, और पिंडर जो रिवर बनाती है दैट इज, अब वहां पर जो प्रयाग बनेगा वो कर्ण प्रयाग है। अब मंदाकिनी, तो मंदाकिनी इज रिलेटेड टू शिवजी दैट इज रुद्र, तो यहां पर मंदाकिनी रुद्र प्रयाग बनाती है। और ये जितने भी प्रयाग बन रहे हैं ये सब अलकनंदा के साथ बन रहे हैं, मतलब धौली प्लस अलकनंदा, है ना, धौली प्लस अलकनंदा, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा, पिंडर प्लस अलकनंदा, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। आई होप इतनी चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब यहां पर गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी होंगी, देखो एक होगी रामगंगा, ठीक, यहां पर लिखो, एक होगी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा, ठीक है। ये है ना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा। अब ये जो कोशी है ना, इसको बिहार का सौरव कहा जाता है, क्योंकि भाई ठीक है तुम आ रहे हो, ठीक, कोई बात नहीं, नदी आ रही है, अच्छी बात है, मगर ऐसी ऐसी नदी चलकर आई कि चलकर मतलब फ्लो बहते हुए आई कि पूरा का पूरा फ्लड लेकर आ गई, वो पूरा एकदम डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया, मीनसफुल कंडीशन वहां पर बना दी। तो ऐसी रिवर तो पक्की बात है सौरव बिहार ही होगा, ठीक है। अब इनको याद कैसे करें, रिलायंस 3G के मालिक कौन है, मुकेश अंबानी, यू नो इट वेरी वेल। तो द ओनर ऑफ रिलायंस 3G, है ना। तो यहां पर देखो आर से रामगंगा, 3G मतलब जी, गोमती, घाघरा, गंडक, के से कोशी एंड एम से महानंदा, के से कोसी और एम से महानंदा, ठीक है। क्लियर है इतना सभी को, बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देखो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी 3 है, यमुना, सोन और दामोदर, है ना, 3 है। वापस से बोल रहा हूं, यमुना, सोन, दामोदर। जो यमुना है इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन सी है, यमुना। सोन की बात करोगे, सोन नदी के ऊपर बाणसागर डैम बना हुआ है, और दामोदर की बात करोगे सौरव ऑफ बंगाल। अब मेरी बात क्या याद रखना है, सुनो, गंगा की, है ना, गंगा में 2 सौरव आ रहे हैं, एक आ रही है लेफ्ट में, ठीक है, एक आ रही है राइट में। तो यहां पर जब अपन ने लेफ्ट में बात करी थी, यहां थी कोशी, और यहां पर क्या है, यहां पर आ रही है दामोदर, है ना। अब यहां पर जो लेफ्ट में कोशी है इट इज द सौरव ऑफ बिहार, ठीक है, बिहार, ठीक है, इट इज द सौरव ऑफ बिहार, कोशी, मगर दामोदर इज द सौरव ऑफ बंगाल, दामोदर इज द सौरव ऑफ बंगाल, ठीक है, क्लियर है, दामोदर इज द सौरव ऑफ बंगाल। तो यहां पर देखो ये कोशी इज द सौरव ऑफ बिहार, जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, एंड हियर इन दिस केस दामोदर इज द सौरव ऑफ बंगाल विच इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अब आगे बढ़े, बिल्कुल, और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी तो आपने जान ली कौन सी है, यमुना, मगर सबसे बड़ी, हाँ अब उसी के बारे में देखो, यमुना कहां से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, बांदरपूर से निकली, ये आई, ये आई, ये आई, है ना, आई, इतनी लंबी है और फिर जाकर गंगा में मिली, इसलिए ये क्या बन गई, यहां पर बन गई उसकी ट्रिब्यूटरी। अब सुनो, यहां पर तुमने एक CSK टीम का नाम सुना होगा, CSK चेन्नई सुपर किंग, वैसे ही C से चंबल, S से सोन और K से केन। चंबल सिंध, अरे सॉरी सोन नहीं सिंध, चंबल सिंध केन, और यहां पर बेतवा है आएगा, बीच में बी लगा देना, चंबल सिंध बेतवा केन, ये सारे आकर यमुना में मिलती हैं। और यमुना गंगा से कहां पर मिलती है, प्रयागराज में, याद रखना, यमुना गंगा से मिलती है प्रयागराज में।
तो उम्मीद कर रहा हूं इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आपने लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करी, अब व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, दैट इज हुगली रिवर। ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसको कटी गंगा और भागीरथी भी कहा जाता है। मेन ट्रिब्यूटरी इसकी क्या है, हुगली की मेन ट्रिब्यूटरी है भाई दामोदर, ठीक है। अब सुनो, रिवर गंगा ना ये काय में टूट जाती, गंगा नदी टूटती है काय में, हुगली और रिवर पद्मा में। जैसे ये गंगा रिवर है, ठीक है सर, ये गंगा रिवर आ रही है ना। अब यहाँ पर एक रिवर, एक चली गई कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, और एक चली गई बांग्लादेश में, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बांग्ला है ना, ये बांग्ला है और ये वेस्ट बंगाल है। तो जो वेस्ट बंगाल में गई ना, जो वेस्ट बंगाल में गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हुगली, है ना, इसको बोलेंगे हुगली, है ना। अपन हुगली तो बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, और जो बांग्लादेश में गई है उसको क्या बोलेंगे, पद्मा। तो पद्मा किसको कहा जाता है, गंगा को ही, है ना। बट द थिंग इज दैट यहाँ पर जो पद्मा है ये क्या है, ये पद्मा कहाँ पर है, बांग्लादेश में। अब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखो, तिब्बत में भाई इसको कहा जाएगा ज़ैंगपो, चाइना में कहा जाएगा यारलुंग ज़ैंगबो, आसम में बोलेंगे ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में बोलेंगे जमुना, ठीक है। क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर पद्मा बनाती है। भैया सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये देखो, है ना, ये दोनों आकर मिल रही हैं यहाँ पर, ये दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बनाती है, क्या बनाती है, ये बनाती है जमुना, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलती है ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पर क्लियरली इंफॉर्मेशन गिवन है ना। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिली पद्मा बनाती बांग्लादेश में, सॉरी जमुना नहीं, यहाँ बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। तो भैया एक बार थोड़ा समझाओ उस तरीके से, तो हमको समझ में आ जाए कि ब्रह्मपुत्र कैसा क्या है। देखो मैं रिलेट करवाता हूँ तुम्हारे को अच्छे से, ठीक है, सुनना मेरी बात। पहली बात तो ये कहाँ से निकलती है, लेक मानसरोवर। भैया लेक मानसरोवर से तो इंडस रिवर भी निकल रही थी, बिल्कुल ये भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी वहीं से। आसम में बहुत, देखो ऐसे चलकर आई, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आसम में पूरा फैल जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ये आसम है ना, ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये क्या है, पूरा तिब्बत है। अब यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाते हैं यहाँ पर सुंदर डेल्टा को। अब इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है भाई, इसकी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है धनसिरी लोहित दिबांग, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सुबासिरी मानस तीस्ता। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तीस्ता और मानस आर टू राइट गाइस, दो बढ़िया बंदे हैं तीस्ता और मानस, ठीक है। अब दे वेंट टू सीरी इन द मॉर्निंग, ये कहां पर, सीरी चले गए मॉर्निंग में, एंड दे लेफ्ट लोहित एंड दिबांग एट होम, और लोहित और दिबांग को घर पर छोड़ गए। और तीस्ता मानस मतलब लेफ्ट बैंक राइट गाइस, मतलब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तीस्ता और मानस। सीरी क्या है, सीरी तुम्हारा यहां पर देखो, सीरी क्या है, ये सीरी मतलब सुबनसिरी, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब इसके बाद यदि आप देखोगे यहां पर लोहित और दिबांग, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो पहले क्या बोलोगे, तीस्ता और मानस राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तीस्ता मानस सुबनसिरी, तीस्ता मानस सुबनसिरी, और लोहित और दिबांग और धनसिरी ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, धनसिरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब पेनिनसुलर रिवर्स, पूरी की पूरी हिमालयन रिवर्स कंप्लीट करने के बाद लेट्स लुक एट गाइस पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। ऐसी रिवर जो कि पेनिनसुलर रिवर में फ्लो करती हैं और पेनिनसुलर प्लेटू में फ्लो करती है बेसिकली। इन रिवर्स, ये रिवर हिमालय रिवर से भी पुरानी है, क्यों, क्योंकि भाई ये पेनिनसुलर प्लेटू से बनी है, और पेनिनसुलर प्लेटू बना है गोंडवाना लैंड, ठीक है। और ये हिमालयन रिवर से छोटी है, क्योंकि वो तो हिमालय से निकलती है ना। इसमें दो प्रकार की रिवर है, एक ईस्ट फ्लोइंग और एक वेस्ट फ्लोइंग, है ना। इसमें दो प्रकार की ईस्ट फ्लोइंग है और यहाँ पर वेस्ट फ्लोइंग। तो ये इधर वाली जो है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इधर वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक कावेरी भी ऐड करना, ठीक है। तो पहले जब ईस्ट फ्लोइंग की बात करेंगे तो इसमें महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी की बात करेंगे। तो पहले महानदी की बात करेंगे, सबसे बड़ी रिवर है उड़ीसा की महानदी, ठीक है। तीसरी लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर, और इसका ओरिजिन क्या है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, दंडकड़िया जंगल। जहां से निकल रही जरूरी नहीं है उसकी बड़ी हो, निकल रही है छत्तीसगढ़ से, मगर लार्जेस्ट रिवर काय की है, पेनिनसुलर, मगर लार्जेस्ट रिवर है उड़ीसा की। अब छत्तीसगढ़ में भी एक्सटेंड करती है, उड़ीसा में भी एक्सटेंड करती है। और जो हीराकुड डैम है, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम, वो कहां पर, संबलपुर उड़ीसा में बना हुआ है, इसी के ऊपर हीराकुड डैम। सबसे जो फेमस पिलग्रिमेज साइट है, इसके माउथ पुरी पर बनी हुई है, जगन्नाथ टेम्पल यहीं पर है महानदी में, ठीक है। अब कृष्णा की बात करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर पेनिनसुला की कृष्णा है। अब ये कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, वेस्टर्न घाट, ठीक है। राइट बैंक और लेफ्ट बैंक इसकी ट्रिब्यूटरी है, याद रखना। अब याद करना बहुत आसान है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कोयना, ठीक है, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। देखो दो गंगा हो गए, है ना, यहां पर कॉमन सेंस लगाना, दो गंगा हो गए, बिल्कुल सर, दो गंगा के बाद यहां पर दो प्रभा हो गए, और आखिरी में क्या हो गया, एक भद्रा हो गया। तो कोयना, ठीक है, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा, ठीक है, याद होना चाहिए। और यहां पर लेफ्ट बैंक है भीमा और मूशी। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा। अब यहां पर देखो गोदावरी,
गोदावरी क्या है? गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी, और ये इसको दक्षिण गंगा और बृदा गंगा कहा जाता है, और ये त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती और नागपुर औरंगाबाद नासिक राजमुंद्री में फ्लो करती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम पेण गंगा, वेण गंगा, वर्धा है ना। अब एक लाइन ऐसे याद करना, इंद्र की सवारी पूर्ण, मतलब कि जो द जर्नी ऑफ इंद्र हैज बीन फिनिश्ड, मतलब कि इंद्रवती सवारी पूर्ण, ठीक है। प्रवरा, मंजीरा, मनियार, है ना, ये 3 लाइन याद करना, पेण गंगा, वेण गंगा, वर्धा, इंद्रवती सवारी पूर्ण, प्रवरा, मंजीरा, मनियार, ठीक है। फिर तो मैंने भी लाइन से लिख दिया भाई, कुछ लोग तो ऐसे लाइन से बताते भी नहीं, ऐसे याद कर लेना। अब सुनो, कावेरी भाई, कावेरी ओरिजिनेट्स एट ब्रह्मगिरी रेंज इन कर्नाटका, कर्नाटका की ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, कूर्ग नाम की जगह है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है इसको, और जो कावेरी का डेल्टा है, वाइट डेल्टा, उसको कहा जाता है गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया, ठीक है। अब इसकी ट्रिब्यूटरी याद रखना है तो याद करो, कावेरी का भाव अमर है, मतलब कि काबिनी, भाव से भाविनी, अमर से अमरावती और अर्कावती, और हे से हेमावती। काबिनी, भाविनी, अमरावती, अर्कावती और हेमावती, ठीक है। अब यहां पर कुछ और हैं, पेन्नेर, पेन्नेर कहां पर है भाई? ये देखो, छोड़कर जाना है ना, इनको छोड़कर चले जाओ, कोई दिक्कत, हाँ एक मत छोड़ना, ये वाली सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा भाई छोटा नागपुर प्लेटू इसका ओरिजिन है और बे ऑफ बंगाल में जाती है, इनको छोड़ना है एंड मोमेंट पर, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, सुवर्ण रेखा को मत छोड़ना, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर की 3 मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, इनको गलती से भी छोड़कर मत जाना, आपको रीड करने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा। नर्मदा रिवर, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि भाई मेरे घर से नर्मदा रिवर 20 किलोमीटर है तो मेरे को लग रहा है ये ना, नर्मदा रिवर itself an important part when we are talking about from the perspective of UPSC exam, ठीक है। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक हिल्स ऑफ माइकल रेंज इन एमपी, मतलब एमपी का जो अमरकंटक हिल्स है, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, उसकी जो माइकल रेंज है वहां से निकलती है, और ये कहां पर? गल्फ ऑफ कैम्बे जो कि गुजरात के पास है, वहां पर जाकर ये डिस्चार्ज होती है। 3 स्टेट में फ्लो करती है, एक एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। और ये कैसे देखो, ऊपर है विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा, इन दोनों के बीच में से रिवर, नर्मदा रिवर फ्लो करती, कल ही बताया था, एज अ रिफ्ट वैली। माही रिवर की बात करोगे, इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है, और इसका भी ओरिजिन मध्य प्रदेश है। बांसवाड़ा डैम और जमुनालाल बजाज डैम यहीं पर बना हुआ है, और अरेबियन सी में जाकर डिस्चार्ज हो जाती है। तापी और लूनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जैसे सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर कृष्णा थी, वैसे ही सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इज तापी। ये मध्य प्रदेश से ये भी निकलेगी और अरेबियन सी में जाती है, और इसको सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, तापी को, ठीक है। उकाई डैम यहां पर बना हुआ है तापी के ऊपर, उकाई डैम तापी के ऊपर बना हुआ है, और सूर्यपुत्री तापी को कहा जाता है। लूनी रिवर की बात करोगे, थार डेजर्ट की सबसे बड़ी रिवर लूनी रिवर है, थार डेजर्ट की सबसे बड़ी रिवर लूनी रिवर है ना। और ये कहां से? पुष्कर वैली से निकली हुई है, अजमेर, नियर अजमेर, राजस्थान। ये डिस्चार्ज कहां पर होती है? देखो, डिस्चार्ज होती है रण ऑफ कच्छ, गुजरात में, जिसको सॉल्ट डेजर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो अब आखिरी में देखो, साबरमती, पेरियार, ये देख लो यार ऐसे ही, साबरमती अरावली हिल से निकलती है राजस्थान के, और अरेबियन सी में जाकर डिस्चार्ज होगी। पेरियार कहाँ से निकलती, ये इंपॉर्टेंट है ना। केरला की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और लाइफ लाइन ऑफ केरला कहा जाता है पेरियार को। तो यहाँ पर तुम्हारी रिवर्स खत्म हो गई, ठीक है, पूरी की पूरी। बढ़िया तरीके से तुम्हारा रिविजन हो गया होगा, ठीक है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कैसा हुआ। ये क्लास खत्म नहीं हुई है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक बढ़ते हैं, सॉइल, ठीक है। सॉइल सभी को पता है, सॉइल क्या होता है, ठीक है। डेली यार वहीं से, भाई मैं तो वहीं से बड़ा हुआ हूँ, ठीक है। लोग बोलते हैं ना, हम बी डाउन टू अर्थ, बी डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना, मैं पता क्या बोलता हूँ, आई एम ग्राउंड टू अर्थ, ग्राउंड टू अर्थ। चलो, सॉइल इज द बायोलॉजिकली, सभी को पता है यार, सॉइल क्या है? एक एक्टिव पोरस मीडियम है जो कि अर्थ की अपर मोस्ट लेयर में डेवलप होता है। सॉइल रॉक्स की वेदरिंग की वजह से बनती है ना, केमिकल डिकम्पोजिशन एंड मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। 5 फैक्टर ऐसे हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला क्या है? पेरेंट मटेरियल, ठीक है, टोपोग्राफी, है ना, मतलब पेरेंट मटेरियल किस मटेरियल से मिलकर बनी है, वो जगह कैसी है, टोपोग्राफी, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, वहाँ की बायोलॉजिकल एक्टिविटी, नेचुरल वेजिटेशन कैसा, फ्लोरा फाउना कैसे है, टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। 5 के पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 5 के 5 पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर देखो, पीडोलॉजी, पीडोलॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल, पीडोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि ये पूरी सॉइल है, इसको अलग अलग लेयर में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो भाई जो अंडरलाइन सॉइल, जब देखो यहां पर ग्राउंड सरफेस वाली सॉइल है, ये सरफेस वाली सॉइल, और जो अंडरलाइन सॉइल है, जो नीचे धसी पड़ी हुई सॉइल है, इसका वर्टिकली सेक्शन कर दिया, इसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सॉइल के टाइप कितने होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो यहां पर एलुवियल सॉइल, ठीक है, मैं तुमको एक काम करता हूं, सीधे वहीं पर लेकर जाता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो तुम लोग, ठीक है, यहाँ पर देखो एलिवियल सॉइल, तुम लोग तो जूम कर लेना। एलिवियल सॉइल है, सबसे वाइड स्प्रेड सॉइल है, 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर इसको डिपॉजिट करती है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। पूरा का पूरा तुम बताना ये कंटेंट कैसा है। जितना नदन प्लेन है ना वो काय से मिलकर बना है, एलिवियल सॉइल से। और ये कहां पर पाया जाता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा पर भी पाया जाता है। एलिवियल सॉइल हाई फर्टिलिटी के लिए जानी जाती है, याद रखना। और ये सैंड सिल्ट क्ले से मिलकर बनी है, सैंड सिल्ट क्ले, और फॉस्फोरिक एसिड, पोटैश, लाइम इसमें खूब भर भर के होता है। ये कहां पर पाई जाती है, पीडमोंट पॉइंट्स। भाई ये जो याद रखना, ये जितने भी पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलिवियल सॉइल पीडमोंट प्लेन्स में पाई जाती है। पीड का मतलब फुट और माउंट मतलब माउंटेन, माउंटेन के फुट पर। और इनको कहा जाता है दुआर, चोस और तेरे, एग्जाम में पूछा हुआ है ना। पुरानी एलिवियल को भंगर कहा जाता है और नई एलिवियल को खादर कहा जाता है। ब्लैक सॉइल की बात करोगे तो कॉटन सॉइल, रेगर सॉइल भी कहा जाता है। डेक्कन ट्रैप्स में पाई जाती है, लावा फ्लोज से मिलकर बनती है और ये प्लेटू एरिया को कवर करती है, ऑफ सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा, एमपी, छत्तीसगढ़। और बहुत ही फाइन क्ले मटेरियल से मिलकर बनती है ब्लैक सॉइल, पता है। इट इज रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटैश, लाइम इसमें होता है, मगर फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता है। गर्मी के टाइम पर तुमने काली मिट्टी को देखा होगा, ये क्या सूख जाती, क्रैक आ जाती है, जिसकी वजह से एरेशन ऑफ सॉइल होता है, मतलब उसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। मगर कई बार बारिश के टाइम पर देखना, ज्यादा मॉइस्चर रिटेन करने से ये इतनी चिपचिपी हो जाती है, जब भी ये गीली हो जाती है ना, बहुत स्टिकी हो जाती, फिर इसको टिल्ट करना ना बहुत कठिन हो जाता है। टॉकिंग अबाउट रेड एंड येलो सॉइल, पूरा का पूरा ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में जो डेक्कन प्लेटू है उसमें जो लो रेनफॉल वाला एरिया है ना, लो रेनफॉल वाला मतलब डेक्कन प्लेटू का लो रेनफॉल वाला एरिया है, वहां पर जो क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स हैं वो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में डिफ्यूज हो जाते हैं और इसी डिफ्यूजन के कारण रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यहां पर इसका रेड कलर क्यों है, आयरन की वजह से। और येलो कलर क्यों हो जाता है, जब इसमें पानी मिल जाता है। इट इज लेक इन नाइट्रोजनस एंड ह्यूमस। तमिलनाडु, उड़ीसा, एमपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र और छोटा नागपुर, ठीक है। अब लेटराइट सॉइल, लेटर मतलब ब्रिक्स, ठीक है। और लेटराइट सॉइल मतलब यहां पर हाई टेम्परेचर होता है, हाई रेनफॉल होता है, इंटेंस लीचिंग होती है ना। ह्यूमस का कंटेंट बहुत कम होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और मैन्योर और फर्टिलाइजर की जरूरत है भाई इसको ग्रो कराने के लिए। काजू वगैरह, टैपियोका, किंशोना, इनकी खेती जनरली यहां पर लेटराइट में कराई जाती है। डेजर्ट सॉइल नाम से ही पता है, बंजर जमीन, ह्यूमस भी नहीं होगा, मॉइस्चर भी नहीं होगा, कंकड़ प्रेजेंट रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और रेड से ब्राउन कलर की होती है। कॉमन सॉल्ट मगर यहां से पाया जाता है, क्यों, क्योंकि कॉमन सॉल्ट का कंटेंट यहां पर हाई रहता है। सलाइन सॉइल मतलब ये तो ऐसा ही है, इसको उसारा कहा जाता है, नॉन फर्टाइल है, रे और कल्लार, है ना। प्रॉपर ड्रेनेज की कमी है, गुजरात और ईस्टर्न डेल्टा में पाई जाती है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट थी वो पहली बताती। माउंटेन सॉइल इमेच्योर सॉइल होती है ये, है ना। इट इज एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट, ठीक है। ह्यूमस कंटेंट की बहुत कमी होती है, एसिडिक होती है, मगर ह्यूमस कंटेंट इसमें अच्छा खासा नहीं होता है। इसके स्लोप की बात करोगे तो इसके स्लोप की वजह से यहां पर क्या, प्लांटेशन बहुत ज्यादा होता है, ना ही पोटैश है, ना ही फॉस्फोरस है, ना ही लाइम है। स्पाइसेस के लिए बहुत यूजफुल है माउंटेन सॉइल, ठीक है। तो अब यदि मार्शी सॉइल की बात करें, मार्शी सॉइल पीटी सॉइल है भाई, बहुत हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी यहां पर होती है। और यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है, हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी। ह्यूमस काफी ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें 40 से 50% प्रेजेंट है, और इट इज ब्लैक इन अपीयरेंस। अब यहां पर टेक्सचर के बेसिस पर ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, सैंडी, सिल्ट और क्ले। सैंडी, सिल्ट और क्ले, यहां पर इसका मतलब क्या है, देखो पार्टिकल्स जब वीदर्ड रॉक में टूट जाते हैं ना, उसमें लो न्यूट्रिएंट्स होता है, सबसे पुअर सॉइल होती है, क्योंकि यार रॉक्स ही है ना, वो सॉइल कहां पर है, वो तो आप वीदर्ड रॉक्स की बात कर रहे हो, सिल्ट नदी के किनारे प्रेजेंट है। क्ले की बात करोगे सो इट इज मेड अप ऑफ डेंसली पैक्ड पार्टिकल्स, इसमें एयर स्पेस नहीं होते हैं, इतना कठिन हो जाता है एयर के लिए इसके अंदर पेनिट्रेट करना, ठीक है, एयर और मॉइस्चर के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पार्टिकल के साइज के बारे में बात करोगे तो सबसे बड़ा सैंडी, उससे छोटा सिल्ट और उससे छोटा क्ले। मगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में बात करोगे तो सबसे छोटा सैंडी, उससे बड़ा सिल्ट और सबसे आगे क्ले है। तो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी क्ले की है, ठीक है। अब यहां पर देखो, जब तीनों को मिला दोगे ना, तीनों के कॉम्बिनेशन, तो यहां पर बनेगी लोमी सॉइल। और ये एग्रीकल्चरल सॉइल है, कैल्शियम भी ज्यादा, पीएच भी ज्यादा, और गार्डनर्स का इसको बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर सॉइल खत्म, सॉइल का इरोजन देख लो। सॉइल इरोजन का मतलब पता क्या है, कि जो टॉप लेयर है ना सॉइल की, उसका इरोड होना, चले जाना। तो टॉप सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल है उसमें पाए जाते हैं। अब सॉइल इरोजन कैसे भाई, देखो यदि यहां पर एक पानी की बूंद गिरी तो ये पानी उछला। अब ऐसी कितनी पानी की बूंद गिरेंगी तो ये मिट्टी उछलकर चली जाएगी ना, तो इसको रेन ड्रॉप और स्प्लैश इरोजन कहा जाता है। देखो रिल इरोजन क्या होता है, यहां पर क्या हुआ, यहां की ग्रास उड़ गई,
तो यहां पर ग्रास उड़ने की वजह से ना अब यहां पर पानी एब्जॉर्व नहीं हो, यहां पर पानी फ्लो नहीं करेगा, है ना, फ्लो नहीं करेगा यहां पर पानी, सॉरी एब्जॉर्व नहीं करेगा। देखो जनरली देखो यहां पर पहले क्या प्रेजेंट थे, ग्रास, ग्रास प्रेजेंट था, है ना, अब ग्रास नहीं है, तो जब ग्रास होती तो ये एब्जॉर्व कर लेते, अब ग्रास ही नहीं है तो क्या ये एब्जॉर्व करेंगे, नहीं करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे नहीं, यहां पर सिर्फ फ्लो करेगा, ठीक है। रिल्स डिवाइड होकर गलीज बना लेती हैं, ठीक है। और शीट एरोजन मतलब कि शीट एरोजन मतलब ऐसा होता है कि जब वेजिटेशन कवर ऑफ एन एरिया, कोई भी एरिया का वेजिटेशन कवर रिमूव हो जाता है तो जो रेन वाटर ना ग्राउंड में जाने की बजाय डाउन द स्लोप ऐसे जाता है, तो वही शीट एरोजन यही है, ठीक है। बस इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। ये देखो रिल एरोजन ऐसा है, रिल एरोजन तुमको दिख रहा है, यहाँ पर डिप्रेशन में क्या हो जाता है, पानी कलेक्ट होने लगता है, धीरे धीरे करके पानी भरा जाता है, तो यहाँ पर रिल्स बन जाती हैं, और रिल्स बाइड होकर क्या बनाती हैं, गलीज बनाती हैं। अब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की बात करेंगे तो टॉकिंग अबाउट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स मतलब क्या क्या है जो कि सॉइल इरोजन करते हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, गलत इरिगेशन मेथड का यूज़ करना, ये तो पता होगा। सॉइल को कंजर्व करना है तो प्लांटेशन करो, रिवर माइनिंग बंद करो, ग्रेजिंग बंद करो, शेल्टर बेल्ट बनाओ, स्ट्रिप कल्टीवेशन का यूज़ करो, ठीक है। स्ट्रिप कल्टीवेशन मतलब कि ये ऐसा पेयर में बनाना, ठीक है, पेयर में ऐसे लैंड बना देना, ठीक है, बॉक्स के फॉर्म में। शेल्टर बेल्ट मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगा दिए तो हवा चलेगी तो उसको रोक देगी, सॉइल उड़ेगी नहीं फिर, ठीक है। अब फार्मिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं भाई, इंपॉर्टेंट टाइप यदि अपन बात करें ना, जब यदि कोई भी फार्मर खुद के लिए खेती कर रहा है तो उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे। अब इसी सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक टाइप है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसका एग्जांपल है झुमिंग। भाई झुम कल्टीवेशन का मतलब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है। इसमें क्या होता है, एक कोई भी फॉरेस्ट लैंड एरिया है उसमें क्या करा जाता है, उसको क्लियर कर दिया जाता है, जला दिया जाता है और फिर उसको कल्टीवेट करते हैं, फिर जलाते हैं। मतलब कि ऐसा है, ये जो क्लियरिंग है ट्रीज को जलाकर की जाती है ताकि जो सॉइल जिसमें पोटैश और बाकी के जितने भी मिनरल्स हैं उसमें सस्टेन हो सके, इसलिए जलाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, झुमिंग। और ये जो कहां पर प्रैक्टिस होती है, नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया की ईस्टर्न रीजन में। अब आगे देखो इंटेंसिव फार्मिंग और एक्सटेंसिव फार्मिंग। देखो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की बात करेंगे ना तो एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़ा लैंड है और इंटेंसिव मतलब छोटा, छोटा लैंड मगर तुमने क्या करा, लेबर कैपिटल खूब लगा दिए, मगर यहां पर वही कम है, तो यहां पर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट हेक्टेयर की हिसाब से बात करोगे ना तो यहां पर ज्यादा होगी इंटेंसिव में। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रॉफिट ओरिएंटेड है और यहां पर एरिया ओरिएंटेड है। क्यों? यहां पर इनपुट कम है, यहां पर इनपुट ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया? ये छोटी और एक्सपेंसिव है मगर ये लार्ज और इनएक्सपेंसिव है यदि पर यूनिट हेक्टेयर के हिसाब से बात करेंगे तो। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, एक ऐसे प्रकार की फार्मिंग जिसमें क्रॉप और लाइव स्टॉक क्यों रेस करे जाते हैं, आर रेस टू सेल द प्रोडक्ट ऑन मार्केट फॉर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के लिए इनको बेचे जाते हैं, उसको कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। अब कमर्शियल फार्म तुमको सभी को पता है कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारे के सारे यहां पर हाई प्रोडक्टिविटी देने के लिए यहां पर यूज करे जाते हैं। और प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, अब ये प्लांटेशन क्रॉप है, देख लो टी, कॉफी, रबर, तुमसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा प्लांटेशन क्रॉप है या नहीं है। कोकोआ, कोकोनट, ये सारे के सारे प्लांटेशन क्रॉप हैं। मिक्स्ड फार्मिंग, देखो फार्मिंग में सिर्फ क्या आता है, फार्मिंग में सिर्फ क्या आती, क्रॉप्स, मगर क्रॉपिंग फार्मिंग में सारी चीजें आ जाती, क्रॉप भी आ जाते हैं और एनिमल्स की रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाता है, मगर क्रॉपिंग में सिर्फ क्रॉप्स आती, मतलब ग्रोइंग क्रॉप, क्रॉप को ग्रो करना और एज वेल एज लाइफ स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री को भी साथ में करना, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भाई मिक्स्ड फार्मिंग। मगर सिर्फ दो या दो से ज्यादा क्रॉप तुम सेम पीस ऑफ लैंड पर लगा दिया, उसको बोलोगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। फर्क है दोनों में। अब क्रॉपिंग सीजन देखो पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, खारिफ, राबी, ज़ैद। तो सुनो, खारिफ, राबी, ज़ैद का सीन ऐसा है कि खारिफ क्रॉप, इनको भाई बहुत ऐसा याद करो, खारिफ क्रॉप को नीड्स गुड अमाउंट ऑफ वाटर, इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी खासी है। और राबी को काहे की रिक्वायरमेंट है, ठंडे टेम्परेचर की। तो अच्छा खासा पानी कब मिलेगा, मानसून के टाइम पर। तो इनको बोया कब जाता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द मानसून, मतलब मई जून के टाइम पर। ठीक है, और निकालेंगे कब, भाई जून हो गया, तुम्हारी बारिश कब चली जाती है, सितंबर समथिंग में, सितंबर टू अक्टूबर के बीच में चली जाती है। तो बस सितंबर अक्टूबर में गई, इसको हार्वेस्ट कर लो, है ना। इसकी ट्रिक क्या क्या है, कोबामा की तरोजी, कॉटन, बार्ली, मेज, ठीक है, तुअर, ज्वार, राइस। ठीक है, अब यहां पर देखो राबी को क्या चाहिए, ठंडा टेम्परेचर चाहिए, ठंडा। ठीक है, ठंडा के लिए इसको कब सो करा जाता है, मिड नवंबर में। अब ठंडा तो नवंबर में आता है ना, सॉरी। ठीक है, मिड नवंबर में आता है, और मिड नवंबर मतलब कि एंड ऑफ द मॉनसून। और इसको हार्वेस्ट कब कर लिया जाता है, जैसे वीट देखोगे ना, वीट को अप्रैल और मई के टाइम पर, स्प्रिंग के टाइम पर हार्वेस्ट करते हैं। इसको याद करना, वीवा ग्राम। ठीक है, वीवा ग्राम से वीट, बार्ली, है ना, इससे राजमा, मेस। ठीक है, और ग्राम जी से ग्राम।
अब मेजर क्रॉप, ये तो इंपॉर्टेंट है, कुछ मेजर क्रॉप के बारे में देखते हैं। मेजर क्रॉप मतलब कि पहले तो वीट है। देखो यहाँ पर कभी भी टेम्परेचर से मत डरना, सॉइल कौन सी यूज़ हो रही है उससे मत डरना, रेनफॉल कितना है वो मत डरना, है ना। प्रोड्यूसर बस रीड करो, आगे बढ़ो, क्योंकि मोस्टली चीज़ों का सेम है। सोइंग के टाइम पर वीट को कितना टेम्परेचर चाहिए, 10 से 15 डिग्री, और राइप के टाइम पर इतना, रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर। सॉइल टाइप की बात करोगे तो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लोमी, लोमी जो पड़ा था ना, तीनों को मिलकर बन रही थी। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यूपी है, और इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। ये चीज़ रिपीट होगी बार बार, ठीक है, देखना। अब बात करें राइस की, तो टेम्परेचर कितना, 22 से 32 डिग्री सेल्सियस। आपको रेनफॉल तो पता है कि पैडी की जब अपन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है, 150 से 300 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉइल टाइप की बात करोगे तो डीप क्ले लोमी सॉइल, ठीक है। डीप क्ले, वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है, स्टैपल फूड क्रॉप है, और इंडिया सेकेंड प्रोड्यूसर है लार्जेस्ट आफ्टर चाइना, ठीक है, आफ्टर चाइना। टी की बात करोगे 20 से 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और टी को भी रेनफॉल की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है, 150 से 300 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए इसको। मगर टी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर, आसम में होता है। इट अगेन सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया आफ्टर चाइना। अब कॉफ़ी की बात करेंगे तो कॉफ़ी क्या है, टेम्परेचर 15 से 28 डिग्री सेल्सियस, इसको भी उतना ही रेनफॉल चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर, ठीक है। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, कर्नाटका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और इंडिया 7th लार्जेस्ट है। ये इसको पता, कॉफ़ी को येमन से लाया गया था, कहाँ पर, बाबा बुदान हिल्स में। बाबा बुदान हिल कर्नाटका में है। अब यहाँ पर देखो ये 3 है। मेज़, देखो मेज़ का मतलब तो पता होगा ना, भुट्टा। मेज़ ऐसी चीज़ है भाई, मेज़ मतलब इसको रेनफॉल की ज़रूरत है, दोनों फूड और फोडर दोनों की तरह इसका यूज़ करा जा सकता है। सॉइल टाइप ओल्ड एलिवियल, कर्नाटका सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसका। पल्सेस की बात करोगे तो पल्सेस में रेनफॉल एज सच उतनी ज़रूरत नहीं है, और पल्सेस में देखो इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और सबसे ज़्यादा पल्सेस का प्रोडक्शन एमपी करता है भाई, ठीक है। शुगर केन, गन्ने की बात करोगे तो वही नॉर्मल रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर इंडिया सेकंड है, मगर काई के बाद है ब्राज़ील के बाद, और इसको डीप रिच लोमी सॉइल चाहिए, लोमी सबसे बढ़िया वाली, और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में सबसे बढ़िया शुगर केन की खेती होती है। अब भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ गए, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, मिनरल्स। अब मिनरल्स, पहली बात तो मिनरल्स पाए कहाँ और कैसे मिनरल्स मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो भाई इग्नियस, अब मिनरल्स पहली बात तो मैंने आपको बताया था, रॉक्स जो होते हैं ना, रॉक्स आर द एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स। इन रॉक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स। अब ये जो रॉक्स में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं ना, अब ये मिनरल रॉक में प्रेजेंट है, तो किस प्रकार का रॉक है उसमें अलग प्रकार के मिनरल प्रेजेंट होंगे। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में जो मिनरल पाए जाते हैं ये क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्ट और जॉइंट्स में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में देखोगे तो बेड्स और लेयर्स में पाए जाते हैं, बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन एंड एक्यूमुलेशन कंसंट्रेशन ऑफ लेयर्स ऑफ रॉक। रॉक की लेयर इकट्ठी हो जाती हैं जिसकी वजह से बेड्स एंड लेयर्स में पाए जाते हैं, जैसे कोल हुआ, जिप्सम, पोटैश, सोडियम सॉल्ट, ये सारे बेड एंड लेयर में। अब कई बार ऐसा होता है कि सरफेस लेयर है उसका कई बार डिकम्पोजिशन हो जाता है, इसकी वजह, इससे क्या होता है, इट रिजल्ट इन दी रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड द कंटेनर। मतलब इससे क्या होता है, जो वेदर्ड मटेरियल है ना, जो वेदर्ड मटेरियल, टूटा हुआ मटेरियल है, उसका जो बचा हुआ मास होता है ना, उसमें कई बार कुछ और प्रेजेंट है, उससे यहाँ पर मिनरल्स निकलते हैं। एलिवियल डिपॉजिट में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, गोल्ड, एल्यूमिनियम, टिन, और ओशन वाटर में भी सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ आपको पता चल गया। अब देखो माइनिंग क्या है, माइनिंग तो पता है आपको, मतलब कि मिनरल का निकालना अर्थ सरफेस के नीचे। इंपॉर्टेंट ये है कि जोबाई और चेरापूंजी में, याद रखना, जोबाई और चेरापूंजी नाम की जगह है भाई। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कोल माइनिंग एक फैमिली करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरो टनल, इसको रैट होल माइनिंग कहा जाता है, इसको रैट होल माइनिंग बोलते हैं, है ना। अब मिनरल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हुए, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल, ठीक है। मेटालिक में फेरस, नॉन फेरस, प्रीशियस। फेरस मतलब आयरन वाले, है ना, यहाँ पर जो आयरन है वो नहीं है, और प्रीशियस मतलब गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर, आपको तो पता है। और नॉन मेटल में ये सारे, मतलब लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, माइका, सॉल्ट, पोटैश, ग्रेनाइट। और एनर्जी में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब इनको देखते हुए आपको दिमाग में क्या रखना है, अपन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आयरन ओर, ठीक है, सुनो, आयरन ओर इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन आयरन ओर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई, आयरन ओर को 3, आयरन की बात करोगे, आयरन के ओर 4 क्वालिटी के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लेमोनाइट। मैग्नेटाइट 72% आयरन सबसे बढ़िया, और हेमेटाइट इंडिया में क्वालिटी के मतलब टर्म्स में बात करेंगे ना, क्वांटिटी के टर्म्स में, तो सबसे ज़्यादा हेमेटाइट यूज करा जाता है। अब इसके बेल्ट देखो, आयरन ओर के 4 बेल्ट है मेजर, उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, बल्लेरी चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु बेल्ट, महाराष्ट्र गोवा। क्या याद करना है, सुनो भाई, जो उड़ीसा झारखंड बेल्ट है यहां पर हेमेटाइट होता है, यहां पर भी हेमेटाइट। सुनो इंपॉर्टेंट क्या है, उड़ीसा की एक माइन याद करो, मयूरभंज माइन, झारखंड की एक माइन याद करो, सिंगबम माइन, ठीक है, दोनों की माइन याद कर ली। अब सुनो,
दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है, इसमें एक रेंज ऑफ हिल्स है, बेलादिया रेंज ऑफ हिल्स, इसको कहा जाता है बेलादिया रेंज ऑफ हिल्स। यहां पर 14 हाई ग्रेड हेमेटाइट के डिपॉजिट प्रेजेंट है और स्टील के लिए सबसे बेस्ट है। अब यहां पर क्या है भाई, यहां पर विशाखापट्टनम पोर्ट है, चिकमंगलुरु से आप बेंगलोर याद करो, कर्नाटका, ठीक है, और यहां पर कुद्रेमुख माइंस प्रेजेंट है और यहां से मंगलोर पोर्ट प्रेजेंट है। महाराष्ट्र गोवा, गोवा मतलब मरमगांव पोर्ट प्रेजेंट है ना। पोर्ट के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी। रिजर्व सबसे ज्यादा झारखंड के पास है और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कर्नाटका के पास है, ठीक है, कर्नाटका के पास है। अब मैग्नीज की बात करेंगे, मैग्नीज इज प्राइमरली यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा कहां पर, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। और उड़ीसा की बात करेंगे, उड़ीसा में, उड़ीसा जो है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, उड़ीसा। 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब इंडिया जो है मैग्नीज का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब बात करते हैं कॉपर की। देखो कॉपर के लिए 3 इंपॉर्टेंट माइंस है, खेतरी माइंस, बालाघाट माइंस, सिंगबम माइंस। खेतरी माइंस इज इन राजस्थान, बालाघाट माइंस इज इन मध्य प्रदेश एंड सिंगबम माइंस इज इन राजस्थान, झारखंड, ठीक है। सिंगबम माइंस कहां पर है, झारखंड में, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। बाहर का थोड़ा बहुत आपको नॉइस आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं जल्दी से ये वाला सेशन खत्म करते हैं, बस एक और बचा हुआ है, ठीक है। इंडिया के पास कॉपर का सबसे पुअर रिजर्व है, मगर मध्य प्रदेश के पास बात करोगे ना तो कॉपर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। अब ये जो निकल है, निकल बुलेट जैकेट में यूज करा जाता है और उड़ीसा इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इट। बॉक्साइट, देखो ये ऐसे पॉइंट हैं जो कि अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बॉक्साइट की बात करोगे, ये एल्यूमिनियम बनाने के लिए यूज होता है, पहले बॉक्साइट फिर एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड फिर एल्यूमिनियम बनता है, और उड़ीसा अगेन इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारे पूरे के पूरे मिनरल खत्म हो गए। अब सुनो, ये वाली स्लाइड मैं आपको शेयर करूंगा, कौन सी, कोल, रेलवे, पोर्ट और वाटरवे। इसका सेशन ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के ऊपर ले रखा है, आखिरी वाला सेशन है, वो वाला जाकर देख लेना, है ना। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और स्क्रॉल करोगे तुम्हारे को मिल जाएगा। बाकी इसकी जो स्लाइड है ना, मैं आपको डोंट वरी बढ़िया तरीके से रोर एनडीए ग्रुप पर डाल दूंगा, सारी की सारी पीडीएफ अब भी मैं आपको वहां पर शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला सेशन वहां से जाकर देख लेना। बाकी इसमें पता बस 15 मिनट लगेगा इसको जानने में, मगर है इंपॉर्टेंट, जाकर देख लेना। सो फाइनली आपकी इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो गई है। 2 दिन बाद आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे। सो इट वाज नाइस, यू नो, कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। पूरा मैंने यहां पर रिवीजन आपको इंडियन ज्योग्राफी का अच्छे से करवा दिया। सो जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच एंड आई वुड से जय हिंद।